इस सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं विथ आवर पार्ट नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो पार्ट नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर। तो हम जानते हैं हमें टोटल 7 पार्ट्स कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें आप इस सेशन को देखने से पहले 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके होंगे। 4 पार्ट्स क्या, क्विकली अगर सोच ले तो 1947 के पहले का इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस, 1947 से लेके 1991 का सेकंड पार्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, थर्ड पार्ट द एरा ऑफ रिफॉर्म्स जो अर्ली लिबरलाइजेशन हुआ था 1980 से लेके 1990, फोर्थ पार्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 जिसके अंदर हमने कवर किया कि ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, मॉनेटरी रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट्स में क्या क्या हुआ और पिछले 31 सालों में हमें उससे कहां-कहां बदलाव दिखाई दिया या कहां-कहां अभी भी स्कोप है। और अब वहां से कंटिन्यू होते हुए हम फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं जहां हम 1991 के बाद बात करेंगे। फिफ्थ पार्ट बहुत ही छोटा सा सिंपल सा पार्ट है जिसमें खाली आपको आपके सिलेबस में यही दिया है कि 1991 से लेके 2021 तक हमारी हर साल की जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रही है, ताकि हम विटनेस कर सकें कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कैसी बढ़ती रही है इन पिछले 30-31 सालों में जब से हमने एलपीजी किया है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को 1991 में इंप्लीमेंट किया है। तो यहां पर आपको दिया है जीडीपी ग्रोथ रेट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ग्लोबली ये माना जाता है, कई देश जीडीपी को अच्छा भी नहीं मानते क्योंकि उसमें कई सारी कमियां हैं जो आपने चैप्टर 6 नेशनल इनकम में पढ़ी होगी कि वो ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर नहीं है, लेकिन स्टिल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का तो आइडिया दे देता है। जैसे यूएस दुनिया में 1 नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, चाइना 2 नंबर पे आता है, इंडिया 5 नंबर पे आता है। तो इंडिया पिछले 30 सालों में जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या बुक करता आया है, तो आप 1991 में देखोगे तो खाली 1% था, यानी कि हमने पढ़ा था 6th प्लान पीरियड में 1980 से 1985 5.7 था, 7th प्लान पीरियड में 1986 से 1990 5.8 था और 1991 में इट वाज ओनली 1%, क्योंकि 1991 में हम बैंकरप्ट हो गए थे, इकोनॉमी डिरेल हो गई थी, तभी तो हमने ग्लोबलाइजेशन किया था। और ग्लोबलाइजेशन करने के बाद हर साल अब आप देखोगे तो ग्रोथ रेट बढ़ना स्टार्ट हुई 5, 4, 6 और जब उसके रियल इंपैक्ट्स आने शुरू हुए तब हम 7.5% तक टच करने लग गए। कुछ साल में अगेन कुछ ऑयल शॉक्स होते थे, इसकी वजह से 4% जैसी ग्रोथ भी दिखाई दी 1997 में, लेकिन हमें कंसिस्टेंटली दिखाई देगा कि ग्रोथ रेट्स थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। एंड ये ग्रोथ रेट्स आपको पूरी 2021 तक दी हुई है कि लेटेस्ट 2021 में हमारी ग्रोथ रेट 8.68% पे पहुंच गई थी। इन सारे सालों में सिर्फ एक ही साल ऐसा है जब हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट बुक की, 2020। एंड आई डोंट थिंक देयर आर एनी मार्क्स फॉर गेसिंग कि 2020 में हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट क्यों थी, क्योंकि कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा था इसकी वजह से जीडीपी बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, जीडीपी में गिरावट आई थी। 2 बैक टू बैक क्वार्टर्स में हमने नेगेटिव ग्रोथ बुक की थी, जिसके बाद रिसर्जेंस भी बहुत जोर से हुआ, इसीलिए 2021 में हम 8.6 से टच कर गए, लेकिन 2020 में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी। तो सर हमें ये पूरी टेबल याद करनी है क्या? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट आपसे कहीं ये नहीं बोलने वाली किसी साल का ग्रोथ रेट बताओ, बट वो ये बोल सकती है कि कौन से साल में नेगेटिव ग्रोथ रेट रही थी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। साल 2020-21 में नेगेटिव ग्रोथ रेट रही थी 2021 फाइनेंशियल ईयर में। और उसके अलावा 21-22 का खाली याद रखो, 21-22 के अंदर हमारी ग्रोथ रेट 8.68% थी। इसी चीज को एक डायग्राम के थ्रू भी बताया है कि कैसे हमारी ग्रोथ रेट बहुत 6-7% जैसी रहने लग गई थी, लेकिन 2020 में गिरी और फिर वापस शूट अप करके हम 7-8% पे स्टेबल हो गए। ये जो ग्रोथ रेट है ये 2016-17 के बाद से ही गिरने लगी थी, क्योंकि 2016-17 से लेके 2019 हमने काफी रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, रियल एस्टेट रेगुलेशन, ऐसे कई कानून बनाए जिससे इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था। और उससे पहले 2014 से 2017 वाला फेज काफी अच्छा था, क्योंकि उस समय ग्रोथ रेट काफी ज्यादा थी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी, क्योंकि जो नई एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, उसके बाद मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट काफी सालों बाद बनी थी हमारे देश में। तो पॉलिटिकल सिनेरियो स्टेबल होता है तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो करती है। ये कुछ रीजंस रहे हमारे पिछले 30 सालों में ग्रोथ रेट्स के। इतना सा ही आपको फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया तो इसमें से कोई खास क्वेश्चन बनने का स्कोप ही नहीं है। ये सिर्फ हमने कवरेज के लिए एक बार क्विकली डिस्कस कर लिया। हम आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, जो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, विच इज अबाउट नीति आयोग। हम फास्ट फॉरवर्ड करके 2015 में पहुंच चुके हैं। 2015 में
60 साल से भी ज्यादा पुरानी बनाई हुई प्लानिंग कमीशन को हमने बंद कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग कंस्टिट्यूट किया। नीति आयोग में NITI स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि प्लानिंग कमीशन का काम नीति आयोग को दे दिया गया और कुछ चीजें फंडामेंटली बदल दी गई। यानी जैसे प्लानिंग कमीशन काम करता था और नीति आयोग काम करता था, उसमें काफी बदलाव किए गए, कई सारे नए इनिशिएटिव्स लिए गए जिसके बारे में हमें पढ़ना है। हालांकि नीति आयोग में कुछ कमियां भी हैं जो कई नोटेड लोग पॉइंट आउट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ट्रबल्स भी क्रिएट हुए हैं। तो हम नीति आयोग के टॉपिक को 3 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नीति आयोग के इनिशिएटिव्स क्या हैं और नीति आयोग में शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। तो जो हाईलाइट कर करके मैं आपको बातें बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखनी होगी इस डिस्कशन में। बाकी ये बहुत सिंपल थियरी डिस्कशन है। इट इज अ बोल्ड स्टेप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 64 ईयर्स से प्लानिंग कमीशन था जो एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड डेवलपमेंट चला रहा था, भारत का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो सोशलिस्ट माइंडसेट से चल रहा था। लेकिन मॉडर्न इंडिया में हम इस चीज से बदल गए और इस चीज से बदल के हम किस पे आ गए, नए मार्केट ओरिएंटेशन पे। ये बात हमने कवर की, इकोनॉमिक रिफॉर्म से हम मार्केट ओरिएंटेशन पे आ गए। एंड देयर बाय 1 जनवरी 2015 इंपॉर्टेंट डेट, जैसे पिछले डिस्कशन में पढ़ा था 24 जुलाई 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1 जनवरी 2015 को हमने प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया और उसकी जगह रिप्लेस करके नीति आयोग को अपनी एपेक्स पॉलिसी मेकिंग की यानी मेन सबसे टॉप मोस्ट बॉडी बना दिया। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों में इनोवेटिव थिंकिंग लाना, ऑब्जेक्टिव के तहत सोचना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना। यह बहुत अच्छा टर्म है। व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं और हम ये रेगुलरली सुनते हैं कि सेंटर और स्टेट में झगड़ा है। अगर हम सेंटर और स्टेट में तालमेल बिठा के प्लानिंग करेंगे तो हमारे देश में ज्यादा बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। इस तालमेल को हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। इस पर फोकस करना, यानी कि स्टेट्स की बात सुनना और स्टेट्स की बातों को सुन के प्लानिंग करना, ना कि सेंटर अपने हिसाब से काम कर रहा है बिना स्टेट की डिमांड्स को ध्यान में रखे। यानी एक अच्छा तालमेल बैठाना बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, क्योंकि नीति आयोग है तो एक सेंट्रल बॉडी, एपेक्स बॉडी जो सेंटर से ऑपरेट करेगी लेकिन स्टेट्स के साथ मिलकर करेगी। नीति आयोग से यह उम्मीद की जाती है कि वो भारत सरकार का थिंक टैंक होगा और वो एक डायरेक्शनल एंड पॉलिसी डायनेमिक क्रिएट करके देगा, जिसे डायरेक्शनल एंड पॉलिसी डायनेमो का नाम दिया गया है कि ये स्टैटिक नहीं होगा, डायनेमिक होगा, यानी बदलते हालातों के हिसाब से बदलेगा, मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से ये काम करेगा। इसीलिए प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया गया। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ये खाली हमें रीड करने, ध्यान में रखने, इसमें से कोई क्वेश्चन खास बनना नहीं चाहिए, सिर्फ ध्यान में रखने के हिसाब से कवर करने हैं। एक शेयर्ड विजन होना चाहिए ऑफ द नेशनल प्रायोरिटीज, कि भारत में क्या इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है, क्या सेक्टर्स हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके रिलेटेड अचीवमेंट्स करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कवर किया हमने, स्टेट और सेंटर के बीच में तालमेल बनाना। क्रेडिबल प्लान्स बनाना, यानी अनरीजनेबल प्लान्स नहीं बनाना, जिन प्लान्स पे भरोसा किया जा सके और उन्हें अचीव किया जा सके एट विलेज लेवल एंड हाई लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वैसे प्लान्स बनाना। भारतीय इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, उसे इंश्योर करना कि वो मेंटेन हो। हमारे उन वर्गों पे ध्यान देना जो जनरली बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं, जैसे कि जो पुअर पीपल हो गए या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो गए, उन पे स्पेशल अटेंशन देना। स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना। एनकरेज करना पार्टनरशिप्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी पार्टनरशिप करना। नॉलेज और इनोवेशन पे ध्यान देना क्योंकि उसी से ग्रोथ आती है। दो सेक्टर्स के बीच और दो डिपार्टमेंट के इश्यूज को खत्म करना और तालमेल बेहतर करना। स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर बनाना, यानी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना, बेंचमार्क बनाना अपने देश को। मॉनिटर और इवैल्यूएट करना कि ये प्रोग्राम्स जो बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ पेपर पे बन रहे हैं या इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे काम करना, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना एंड नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को आगे लेके जाना। ये सब नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, कुछ पूछा भी जाएगा तो आपको जो भी लिखा होगा उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। तो ये खाली रीडिंग हो गई आपकी, इसमें से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, ना इसमें ज्यादा दिमाग लगाओ। जितना एक बार रीड कर लिया साथ में उतना काफी है। आपको पूछा कहां से जा सकता है वो डिस्कशन अब आता है। नीति आयोग के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं, ये आपके सिलेबस में बहुत ब्रीफ में दिया है, नाम लिख लिख के छोड़ दिया है।
डिटेल दी नहीं है, क्योंकि एक एक की डिटेलिंग करने जाएंगे तो बहुत सारा कंटेंट है, इसीलिए कुछ 7-8 इनिशिएटिव्स के नाम देके बताया इसमें होता क्या है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट होगा कि वो नाम क्या है और वो करता क्या है। जैसे एनडीएपी बनाया है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जो भारत सरकार का सारा डेटा एक जगह इकट्ठा करता है ताकि आपको देश में पॉलिसी मेकिंग के लिए कौन से डेटा को यूज करना चाहिए उसका आइडिया लगाया जा सके। तो एनडीएपी का फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे आप खाली, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम। एक मिशन है, मिशन लाइफ, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें यूज एंड डिस्पोज वाली इकोनॉमी को खत्म करना है, यानी अपनी पृथ्वी पे लाइफ सस्टेन करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करो और फेंको, उस मेंटालिटी से बाहर निकलना है और रिसाइकलिंग की तरफ जाना है। इसे मिशन लाइफ नाम दिया गया है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी से हटके आने वाला इनिशिएटिव कौन सा है, तो दैट इज लाइफ। शून्य कैंपेन, शून्य कैंपेन में फोकस किया गया है कि भारत की एयर क्वालिटी सुधारनी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान दो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक कैंपेन और भी है, ई अमृत, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ई अमृत पे आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। मैथनॉल इकोनॉमी, जिसका काम है कि इंडिया की जो इंपोर्ट की बिल है, जो बाहर से हम रशिया और मिडिल ईस्ट से इतना क्रूड इंपोर्ट करते हैं, उसे हटा के हम दूसरे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं और इससे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर सकें। तो यहां पर कोल रिजर्व्स और सॉलिड वेस्ट को मेथनॉल में कन्वर्ट करके एनर्जी जनरेट करने की कोशिश है, उसे मेथनॉल इकोनॉमी का नाम दिया गया है। इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स, इसके बारे में कुछ खास दिया नहीं है, बट ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि हम भारत के आने वाले समय की बेहतर पॉलिसीज बना सकें और इंडिया के गोल्ड मार्केट को ट्रांसफॉर्म करना। नीति आयोग इंडिया की गोल्ड मार्केट की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इतनी वॉल्यूम में होती है उसका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करना चाहता है, ये कहते हुए कि इसमें बहुत पोटेंशियल है जिसे हम टैप नहीं कर पाए हैं। ज्यादातर काम ग्लोबली हो रहा है, इंडिया में इतना काम नहीं हो रहा विद रिगार्ड टू दिस मार्केट, जिसका इंडिया में स्कोप बहुत है, ताकि हम इसका एक्सपोर्ट से पैसा बना सके और इकोनॉमिक ग्रोथ में इस्तेमाल कर सके। ये 7 इनिशिएटिव्स दिए हैं, ध्यान कितना रखना है आपको 7 इनिशिएटिव्स के अंदर। नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, एनडीएपी का फुल फॉर्म। लाइफ का काम है यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी से बाहर आना। शून्य कैंपेन का काम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिप्लॉयमेंट करके एयर क्वालिटी इंप्रूव करना। ई अमृत का काम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। मैथनॉल इकोनॉमी का काम है कि हमें जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं ये कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है, एंड जो हमारा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है या कोल रिजर्व्स हैं उसको मैथनॉल में कन्वर्ट करना है। इंडियन पॉलिसी इनसाइट्स, इंडिया की आने वाले समय की पॉलिसी फ्रेमवर्क को डिफाइन करने के लिए किए गए इनिशिएटिव्स को क्यूमुलेटिवली कवर करता है। एंड इंडिया के गोल्ड मार्केट को ट्रांसफॉर्म करके उससे एक्सपोर्ट्स जनरेट करने की कोशिश है। ये सारे हमारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स हो गए नीति आयोग के। कुछ इकोनॉमिस्ट एंड कुछ पर्सनालिटीज ने ऐसा कहा है नीति आयोग में कमियां हैं और उन कमियों का एक ब्रीफ समरी दिया हुआ है, और ये कुछ कमियां लेजिटिमेट भी है एज कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग का रोल एज कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन बेहद कम कर दिया गया है, क्योंकि नीति आयोग देश के प्लान्स, एक्सपेंडिचर और स्टेट प्लान्स को रिव्यू करने का काम नहीं करता जो प्लानिंग कमीशन करता था। इसका मतलब आने वाले समय में भारत का प्लान क्या होना चाहिए, वो 5 ईयर प्लान वो नहीं बनता। खर्चे कैसे कंट्रोल किए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो प्लान बनाया है उसे चेक करना, ये सारे काम वो नहीं करता जो प्लानिंग कमीशन किया करता था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नीति को बजटिंग प्रोसेस से बाहर रखा है। इसका मतलब नीति अपने काम इंप्लीमेंट करने के लिए बजट में से कितना एलोकेशन पाएगा उसमें नीति का कोई से नहीं है। यानी नीति आयोग को कितना पैसा एलोकेट किया गया है वो पूरा तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है, उसमें नीति आयोग का कोई से नहीं है। तो कितना फंड आएगा जब वही उनके हाथ में क्लियर नहीं है, तो बिना फंडिंग के आप पॉलिसी कैसे बनाओगे कि आने वाले साल में हमारे क्या लॉन्ग टर्म प्लान्स होने वाले हैं। इसका मतलब इनके पास ऑटोनॉमी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, पावर नहीं है कि ये सरकार के साथ मिलकर प्रॉपर पॉलिसीज बना सके, जबकि प्लानिंग कमीशन के हाथ में पूरी पावर थी। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हाथ में हाथ मिला के चलता था वो। नीति आयोग के पास वो ऑटोनॉमी नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है। इस सबसे हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काफी स्ट्रांग हो गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नीति आयोग के नेचर में एक फर्क होता है। नीति आयोग लंबा सोचता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जनरली छोटा सोचता है। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 1 साल का बजट देना है और 1 साल के बजट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। वो शॉर्ट टर्म सोचता है और उससे खर्चा लिमिट करता है ताकि फिस्कल डेफिसिट कम आए। और नीति आयोग क्या सोचता है, लॉन्ग टर्म,
और लॉन्ग टर्म सोच के डिसाइड करता है इतना खर्चा करेंगे बट लॉन्ग रन में यहां पहुंच जाएंगे। पर अब क्योंकि नीति आयोग की बजटिंग प्रोसेस उसके हाथ में ही नहीं है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री शॉर्ट टर्म ही सोचेगा एंड देयर बाय लॉन्ग रन डिसीजंस थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाई लिखा है दे हैव स्ट्रेंथेंड द हैंड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि वो नियर टर्म मैक्रो इकोनॉमिक पे ध्यान देगा। नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा कि खर्चा लिमिट करना है, जबकि नीति आयोग में ऐसा नहीं हो पाता। एंड नीति के पास वो इंडिपेंडेंस नहीं है, वो पावर नहीं है जो इस तरीके से डेवलपमेंट करके देश में इनइक्विटीज का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके, क्योंकि वो लॉन्ग रन विजन होते हैं और लॉन्ग रन विजन को सपोर्ट करने के लिए उन्हें वो इंडिपेंडेंस या पावर नहीं दिया गया है जो नीति आयोग के पास होना चाहिए। ये सब कुछ क्रिटिसिज्म है जिससे नीति आयोग सफर कर रहा है। इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछना मुश्किल है, अगर पूछा भी गया तो क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट, और आइटम्स देके बोल दिया जाएगा कि नीति आयोग तो बजटिंग प्रोसेस में होता है तो वो इनकरेक्ट हो गया, नीति आयोग तो शॉर्ट टर्म सोचता है तो वो इनकरेक्ट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नीति आयोग में नीति आयोग के पास ज्यादा पावर्स है तो वो इनकरेक्ट हो गया, नीति आयोग इंडिपेंडेंट होता है, अपने हिसाब से अपने काम कर सकता है, इनकरेक्ट हो गया। ये सारी बातें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट में क्वेश्चन बना के पूछी जा सकती है। दैट्स इट। नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इनिशिएटिव्स हो गए, 7 इनिशिएटिव्स जो हमने लिस्ट डाउन किए उसमें मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड नीति आयोग की शॉर्टकमिंग्स हो गई, कमियां हो गई जो हमने कवर किया, जिसके साथ हमारे चैप्टर का 5th एंड 6th पार्ट कवर हो गया। और अब हमारे चैप्टर का एक लास्ट पार्ट बचेगा जो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, दैट इज द करंट स्टेट, द प्रेजेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के बेसिस पे।